अम, सोचिए, एक ऐसी सेना जिसके सिपाही बर्फ पर नंगे पैर चल रहे हैं हम्म। और उनके पीछे ना खून के निशान छूट रहे हैं। सेना के पास ना खाना है, ना ढंग के कपड़े हैं। बाप रे, बहुत ही दर्दनाक मंजर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका नेता दुश्मन की गोलीबारी से नहीं लड़ रहा था। अच्छा, तो फिर किससे लड़ रहा था? वो अपनी ही जनरल्स की साजिशों और पीठ पीछे घोपे जा रहे खंजरों से लड़ रहा था। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग ही तस्वीर है। आमतौर पर जब हम किसी युद्ध की बात करते हैं। तो दिमाग में एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनती है ना, कि दोनों तरफ सेनाएं हैं, रणनीति बन चुकी है और आमने सामने की लड़ाई हो रही है। हाँ बिल्कुल। किताबें भी ज्यादातर जीत और हार के आंकड़े ही बताती हैं। राइट। पर क्या हो जब सबसे भयानक लड़ाई मैदान जंग में हो ही ना। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। असली कहानी हमेशा उन आंकड़ों के पीछे छिपी होती है। वही तो, जहां इंसानी जज्बात, ईगो, धोखा और भूखमरी सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम्म। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम इतिहास के एक ऐसे ही अंधकारमय दौर में उतरेंगे। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण का आधार है वॉशिंगटन अर्विंग की बेहद प्रसिद्ध किताब लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन वॉल्यूम 3। 1777 के आसपास का दौर है ना? हाँ, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन का शायद सबसे कठिन समय था। सही कहा। हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, मतलब जब अपने ही धोखा दे रहे हों। एग्जैक्टली, और आपकी टीम के पास पहनने को जूते तक ना हो, तब एक सच्चा नेता अपनी टीम को एकजुट कैसे रखता है। ये चर्चा आज के लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। अगर 1777 को देखा जाए ना, तो परिस्थितियां ऐसी थी जो किसी को भी तोड़ दें। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? कहानी शुरू होती है मैदाने जंग के कोहरे से। अच्छा। ब्रिटिश सेना ने उस वक्त के सबसे महत्वपूर्ण शहर फिलाडेल्फिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनकी सेना का एक बड़ा हिस्सा शहर के बाहर गया हुआ था। हम्म। तो जॉर्ज वॉशिंगटन को लगा होगा कि ये आक्रमण करने का सुनहरा मौका है। बिल्कुल। और यहीं से जर्मन टाउन के हमले की नींव पड़ी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जर्मन टाउन का जो हमला था ना, बिल्कुल। वो सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी जैसा लगता है। हाँ, वही 4 अलग दिशाओं वाला प्लान। राइट, प्लान बहुत शानदार था, लेकिन उतना ही जटिल भी। हाँ। 4 अलग दिशाओं से एक साथ हमला होना था। और सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर होना जरूरी था। पर मौसम ने धोखा दे दिया। रात का अंधेरा हम्म। और उस पर से एक बेहद घना कोहरा। किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और इस घने कोहरे का नतीजा ये हुआ कि पूरा प्लान बिखर गया। कैसे? ब्रिटिश सिपाहियों के एक टुकड़े ने च्यूज हाउस नाम के एक पत्थर के मजबूत घर में शरण ले ली और वहां से फायरिंग शुरू कर दी। बाप रे, चारों तरफ कोहरा और अचानक एक बिल्डिंग से गोलियां चल रही हैं। वही तो, अमेरिकन सेना की अलग अलग टुकड़ियां इस कंफ्यूजन में पड़ गईं कि दुश्मन आखिर है कहां। सुना है बात इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने गलती से अपने ही लोगों पर गोलियां चला दी थी। हाँ, फ्रेंडली फायर। सोर्स टेक्स्ट बड़ा ही दर्दनाक वाकया इस्तेमाल करता है कि सेना अपनी ही जीती हुई बाजी छोड़कर भाग खड़े हुई, फ्लेड फ्रॉम देयर ओन विक्ट्री। उफ, ये सच में हैरान करने वाली बात है। पर यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। एक तरफ तो सेना में अनुभव की कमी थी, ऊपर से इतना जटिल प्लान। क्या वॉशिंगटन ने ये कॉम्प्लेक्स प्लान बनाकर बहुत बड़ी गलती नहीं की थी? देखने में तो ऐसा ही लगता है। वही ना, जब आपकी टीम की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो उनसे 4 अलग दिशाओं से कोऑर्डिनेशन की उम्मीद रखना तो फेलियर को न्योता देना हुआ। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि सताई तौर पर ये एक मिलिट्री ब्लंडर लगता है। हार तो बुरी हुई थी, लेकिन वॉशिंगटन की नजर सिर्फ उस एक लड़ाई पर नहीं थी। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा था। वो कैसे? जब इस लड़ाई की खबर यूरोप पहुंची ना, तो फ्रांस के काउंट डे वर्जनी बेहद प्रभावित हुए। अच्छा, हारने के बाद भी? हाँ, उन्होंने सोचा कि एक ऐसी सेना जिसे बने 1 साल भी नहीं हुआ, वो दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश सेना पर खुद आगे बढ़कर आक्रमण करने की हिम्मत रखती है। ओ, मतलब हार में भी एक छिपी हुई जीत थी जिसने उनकी छवि मजबूत की। बिल्कुल। इसने साबित किया कि इन सिपाहियों में हिम्मत कूट-कूट कर भरी है, पर जमीन पर स्थिति अभी भी खराब थी। राइट। ब्रिटिश सेना को फिलाडेल्फिया में खाना और गोला बारूद तो चाहिए ही था। और उसके लिए डेलावेयर नदी के किलों का उनके कब्जे में आना बहुत जरूरी था। फोर्ट मर्सर और फोर्ट मिफलिन। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश सप्लाई लाइन समुद्र के रास्ते आती थी और इन किलों ने रास्ता रोक रखा था। सही कहा। फोर्ट मर्सर में कर्नल ग्रीन का सामना हेशियन काउंट डॉनॉप से हुआ। ये हेशियन सिपाही किराए के थे ना? हाँ, जर्मनी के किराए के सिपाही। कर्नल ग्रीन ने इन्हें बुरी तरह हराया और काउंट डॉनॉप घायल होकर पकड़े गए। काउंट डॉनॉप के आखिरी शब्द मुझे बहुत गहरे लगे।
मरते वक्त उन्होंने कहा था कि वो अपनी महत्वाकांक्षा और अपने राजा के लालच का शिकार हुए हैं। ये सच में झंझोर देने वाली बात है। आम सिपाही और ऑफिसर्स हमेशा नेताओं के अहंकार की कीमत चुकाते हैं। बिल्कुल। पर दूसरी तरफ फोर्ट मिफलिन का क्या हुआ? फोर्ट मिफलिन का दृश्य तबाही का मंजर था। दुश्मन ने इतनी भारी गोलीबारी की कि दिन रात सिर्फ धमाके सुनाई दे रहे थे। बाप रे! हालांकि इसमें दुश्मन का एक बड़ा जहाज ऑगस्टा आग लगने के बाद एक भयानक धमाके से ध्वस्त हो गया। ओह वाओ! लेकिन अंत में अमेरिकन सेना वहां टिक नहीं पाई। किले का एक एक पत्थर टूट चुका था। मजबूरन उन्हें किला खाली करना पड़ा। और इसका मतलब ये था कि अब ब्रिटिश सेना आराम से फिलाडेल्फिया में बैठ सकती थी। उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह खुल चुकी थी। वही तो, जब दुश्मन आराम से बैठा हो और आपकी सेना लगातार हार रही हो तो सवाल तो उठेंगे ही। पर सबसे दिलचस्प और खतरनाक बात यह है कि ये सवाल दुश्मन नहीं उठा रहा था। हाँ, खुद वॉशिंगटन के अपने लोग उठा रहे थे। हार की वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया था। और इसी का फायदा उठाया कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने, है ना, जिसे हम कॉन्वे कबाल कहते हैं। बिल्कुल, ये किसी मैदान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बंद कमरों और प्राइवेट चिट्ठियों की साजिश थी। Here's where it gets really interesting. हाँ, अगर मैं इसकी तुलना करूँ ना, तो ये बिल्कुल आज की टॉक्सिक ऑफिस पॉलिटिक्स जैसा है। हाँ, कैसे? जरा सोचिए, एक तरफ जनरल गेट्स हैं जिन्होंने सैराटोगा की जीत हासिल की, जबकि असली मेहनत बेनेडिक्ट आर्नल्ड की थी। पर क्रेडिट गेट्स ने ले लिया। वही तो। और उस जीत के बाद उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने सीईओ यानी वॉशिंगटन को बाईपास करना शुरू कर दिया। सीधे कांग्रेस को चिट्ठियां लिखने लगे थे वो। एग्जैक्टली ये वही बात हुई जहां कॉर्पोरेट दुनिया में एक नया मैनेजर एक प्रोजेक्ट हिट होते ही सीनियर को दरकिनार करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करने लगता है। एकदम सटीक तुलना है। और इसी ऑफिस पॉलिटिक्स में एक और किरदार आता है, जनरल कॉनवे। इन्हें अपनी प्रमोशन चाहिए थी ना। हाँ, इन्होंने गेट्स के साथ मिलकर वॉशिंगटन के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू किया। कॉनवे ने गेट्स को एक बहुत ही जहरीली प्राइवेट चिट्ठी लिखी। क्या लिखा था उसमें? लिखा था, या तो भगवान इस देश को बचाएगा या एक कमजोर जनरल और बुरे सलाहकार इसको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अरे बाप रे, सीधा वॉशिंगटन पर निशाना। लेकिन ये बात लीक कैसे हुई? प्राइवेट लेटर्स प्राइवेट कैसे नहीं रहे? ये किस्सा बड़ा रोचक है। जनरल गेट्स के एक बेहद करीबी चापलूस थे, कॉलोनल विल्किंसन। अच्छा? ये एक टैवर्न यानी शराब खाने में थे। नशे में उन्होंने लॉर्ड स्टर्लिंग के एड को इस लेटर की बारीक बातें बता दी। ओहो, नशे में बकबक कर दी। और ये बात उड़ते उड़ते वॉशिंगटन तक पहुंच गई। बिल्कुल। अब आमतौर पे कोई भी लीडर ऐसे में आग बबूला हो जाएगा, पब्लिक में फायर कर देगा या जलील करेगा। वॉशिंगटन ने क्या किया? और यहीं पर उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखती है। उन्होंने गुस्से में आकर कोई भाषण नहीं दिया, ना कोई पब्लिक इन्वेस्टिगेशन की। तो फिर क्या किया? उन्होंने कॉनवे को गिनती के शब्दों वाला एक छोटा सा नोट भेज दिया। उसमें सिर्फ उतनी ही बात लिखी थी जो विल्किंसन ने लीक की थी। ओह, मतलब सीधा उनके मुंह पर दे मारा बिना कुछ समझाए। वही तो। वो नोट उनके कैंप में एक हैंड ग्रेनेड की तरह गिरा। बवाल मच गया। गेट्स तो घबरा गए होंगे। बहुत बुरी तरह। पहले उन्हें लगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने चिट्ठियां चुरा ली हैं। जब सच पता चला तो उन्होंने अपने ही चापलूस विल्किंसन पर गुस्सा उतारा। सुना है विल्किंसन ने गेट्स को डुअल के लिए ललकार दिया था, पिस्टल वाली लड़ाई। हाँ, और पता है डुअल से ठीक पहले क्या हुआ? जनरल गेट्स रोने लगे और उन्होंने माफी मांग ली। क्या बात कर रहे हो? जो खुद को वॉशिंगटन से बेहतर मानता था वो रोने लगा। हाँ, बाद में विल्किंसन ने भी इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि साजिश करने वालों का अपना कोई ईमान नहीं होता। सच में, जबकि वॉशिंगटन ने इस कीचड़ में उतरने से साफ इनकार कर दिया था, खामोशी को हथियार बनाया। सोस्टेट्स कहता है ना, द पेट्रियट राइजेस अबव द सोल्जर। देशभक्ति ईगो से बड़ी होती है। अगर वो आपस में लड़ते तो आजादी की लड़ाई वहीं बिखर जाती। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? लॉजिक के हिसाब से सोचे तो एक तरफ ये नेता वार्म कमरों में बैठकर साजिशें रच रहे थे, और दूसरी तरफ आम सिपाही वैली फोर्ज में एक अलग ही मौत की लड़ाई लड़ रहा था। वैली फोर्ज की सर्दी का वर्णन पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। सेना के पास ना खाना ना कपड़े, बर्फ पर चलते हुए खून के निशान बन रहे थे। और सबसे बड़ा दुख पता है क्या था? देश में जूतों की कमी नहीं थी। वेट, सच में? जूते थे उनके पास। हॉग्स हेड्स ऑफ शूज यानी जूतों से भरे लकड़ी के बैरल्स रास्ते में सड़ रहे थे। अरे पर क्यों? जब सिपाही नंगे पैर मर रहे थे तो जूते सड़ क्यों रहे थे? लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की बुरी हालत की वजह से।
वैगन चलाने वालों ने सामान ले जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि कांग्रेस के पास हार्ड कैश नहीं था। और उस वक्त पेपर मनी की कोई कीमत नहीं थी। एग्जैक्टली। एक तरफ ब्रिटिश सेना फिलाडेल्फिया में पार्टीज कर रही थी, थिएटर देख रही थी, और इधर अमेरिकन सेना लकड़ी की झोपड़ियों में तिल तिल कर मर रही थी। और इसमें सबसे अजीब बात तो पेंसिल्वेनिया की लेजिस्लेचर की थी। उन नेताओं ने अपने गर्म कमरों से ऑर्डर निकाल दिया कि विंटर कैंपेन बंद नहीं होनी चाहिए, सर्दी में भी युद्ध जारी रखने को कह दिया। हाँ, जिस पर वॉशिंगटन का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कांग्रेस को लिखा कि उनके सिपाही पत्थर या लकड़ी के नहीं बने हैं। सही बात है, जो आरामदेह आग के पास बैठे हैं उन्हें तकलीफ क्या पता होगी। पर मेरा एक सवाल है, जब खाना नहीं, जूते नहीं और दुश्मन पड़ोस में ऐश कर रहा है, तो इन सिपाहियों ने म्यूटिनी क्यों नहीं करती, विद्रोह क्यों नहीं किया? इसका जवाब एक महान लीडरशिप में छिपा है। सेना ने विद्रोह इसलिए नहीं किया क्योंकि वॉशिंगटन खुद उनके साथ उसी सर्दी और तकलीफ में थे। उन्होंने अपने लिए कोई महल नहीं चुना। बिल्कुल नहीं। जब नेता अपनी टीम के साथ दुख बांटता है तो ऐसी कल्चर बनती है जो किसी भी लालच से बड़ी होती है। वही ना, कांग्रेस से लड़ जाना सिपाहियों के दिल में उनकी पिता समान छवि बना रहा था। वही विश्वास उन्हें भूख और सर्दी से लड़ने की ताकत दे रहा था। ये सच में आंखें खोल देने वाला विश्लेषण है। और इन्हीं कठिनाइयों के बीच वफादारी की एक बड़ी परीक्षा भी हुई थी, मार्क्विस दे लाफायेट की। हाँ, कॉन्वे कबाल वालों ने वॉशिंगटन के वफादार ऑफिसर्स को उनसे अलग करने की कोशिश की थी ना। उन्हें कनाडा पर हमला करने के एक फर्जी एक्सपीडिशन का लीडर बना दिया था ना। बिल्कुल। लाफेत को बड़ी बड़ी बातें बताई गई थीं कि हजारों सिपाही मिलेंगे, तोपखाने मिलेंगे। पर जब वो ठंड में वहां पहुंचे तो देखा कि ना सेना है ना रिसोर्सेज। ये सिर्फ उन्हें फेल करने और उनकी रेपुटेशन खराब करने का एक ट्रैप था। अरे ये तो बिल्कुल वैसा है जब कॉर्पोरेट राइवल कंपनी आपके बेस्ट इंटर्न को बिना टीम के वीपी बनने का लालच दे, सिर्फ आपकी नाक कटवाने के लिए। एकदम सटीक एग्जाम्पल है। लेकिन लाफियत ने वहां हार नहीं मानी। उन्होंने वो डिनर वाली घटना की थी ना। हाँ, जनरल गेट्स ने एक शानदार डिनर रखा जहां उनके समर्थक जश्न मना रहे थे। लाफेत ने अचानक अपना ग्लास उठाया और एक टोस्ट प्रपोज किया। किसके नाम का? कमांडर इन चीफ यानी जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम का। ओ वाओ, पूरा कमरा सुन रह गया होगा। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया था। हालांकि अंदर से वो घबराए हुए थे कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर वॉशिंगटन ने उन्हें एक मेंटर की तरह समझाया। वही एक असली नेता की पहचान है। वो सिर्फ कमांड नहीं देता, अपने सबऑर्डिनेट्स के डर को समझता है। सही बात है। और सिर्फ लेफियट नहीं, लाइट हॉर्स हैरी ली का किस्सा भी तो कैसा एक्शन मूवी जैसा है। अरे हाँ, एक छोटी सी टुकड़ी के साथ कैप्टन ली एक स्टोर हाउस में थे। अचानक 200 ब्रिटिश ड्रैगून्स ने हमला कर दिया। 200 भारी घुड़सवार, और ली के पास तो हर खिड़की पर खड़ा करने के लिए आदमी भी नहीं थे। पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ऐसी बहादुरी दिखाई कि उन 200 ड्रैगून्स को पीछे हटना पड़ा। और वॉशिंगटन ने खुश होकर उन्हें प्रमोशन दिलवाया और निजी खत भी लिखा, जो कि एक कमांडर इन चीफ आम तौर पर नहीं करता। पर यहाँ वो अपने युवा ऑफिसर्स का मनोबल आसमान पर पहुंचा रहे थे। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है, 1777 सिर्फ तोप और बंदूकों की लड़ाई नहीं थी। ये चरित्र, भूख, ठंड और अपनों के धोखे के खिलाफ लड़ाई थी। बिल्कुल। वॉशिंगटन ने इन सब का अकेले सामना किया और सेना को टूटने से बचाया, दिखाया कि असली पावर रैंक में नहीं, कैरेक्टर में होती है। उनका उस बर्फ में खड़े रहना ही दरअसल उस देश का खड़े रहना था। इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। अगर हम थोड़ा अलग नजरिए से देखें तो क्या ये कॉन्वे कबाल की साजिशें और वैली फोर्ज का दुख वॉशिंगटन के लिए किसी वरदान से कम था? वरदान कैसे? सोचिए ना, अगर ये अंदरूनी दुश्मन ना होते और सर्दी की वो खून जमा देने वाली तकलीफें ना होती, तो शायद वो सेना कभी इतनी एकजुट नहीं होती। और ना ही उन्हें अपने नेता पर इतना अटूट विश्वास होता। वही तो। शायद सबसे बड़ी तकलीफें ही किसी राष्ट्र या किसी भी टीम की मजबूत नींव रखती हैं। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही गहरा विचार है ये। यहाँ ऐसे ही शोध और इतिहास के अनोखे तथ्य आते रहेंगे। इस कहानी की आगे की गहराई में भी हम जल्दी ही उतरेंगे।